उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू कहां से शुरू करूं, मैं क्यों आया और क्यों लाया गया, इस पर कुछ लोगों ने पहले इशारा किया है। आप लोगों ने पिछले तीनों पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहां से 52,000 लोगों ने तकरीबन मुझे वोट दिया। आपका बड़ा एहसान अजीम है। हमारी आने वाली नस्लें भी इस 52,000 लोगों के हमदर्दी और मोहब्बत का कर्ज नहीं चुका सकती। लेकिन मैं कैसे एहसान फरामोश करूं और भूल जाऊं कि अमर बैसा के 41 पंचायत से बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे सरपंच, समिति के मेंबरान, हमारे उलमाए किराम और हमारे सामाजिक कारकुनों की बड़ी तादाद, जिसने मुझे टेलीफोन किया, किसी ने मेरे घर पर जाकर मुझे धमकाया, किसी ने किशनगंज में जाकर हाजिरी दी और मुझको धमकाया कि अख्तर ईमान, तुमको हम लोगों ने 52,000 वोट दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि तुम मुकर कर देखो, बल्कि हमारे जितने उम्मीदवार खड़े थे यहाँ पर, चाहे भाई अफरोज साहब हो, अजीजा नुजरत हो, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हो, शहबाज लड्डू भाई हो, हाजी नाहिद गनी साहब हो और दिगर साथी जो उम्मीदवार बने हुए थे, सबके बारे में मोहब्बत का इजहार किया। और इस 41 पंचायत के जिम्मेदार साथियों ने आकर कहा कि MIM का झंडा लेकर जो लोग भी मैदान में आए हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अख्तर ईमान 30 साल नहीं बल्कि गुज़िश्ता 50-60 सालों से हमारे इलाके की अच्छी नुमाइंदगी नहीं हो पाया है। तुम्हारे जो नुमाइंदे खड़े हैं उनको रूठने से हम मना लेंगे, लेकिन तुमको आपकी बार आकर यहाँ इलेक्शन लड़ना है। जिस मनहूस साया ने यहाँ घेरा डाला है, उस मनहूस साया का खात्मा तुम्हारे जरिए से होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो ये लोग कह रहे हैं क्या यही सच है। मैंने वक्त लिया कि मुझे अपने उन तमाम तर भाइयों से मशवरा कर लेने दीजिए। रामराज सिंह जी, मैं जब राजद में MLA था उस जमाने से हमारे रफीक रहे हैं और आज उसी राजद में रहने वाले एक साथी हमारे दरमियान में आए हुए जो हमारे लिए आफताब और महताब की निस्बत रखते हैं, और वो है भाई जनाब शहनवाज साहब MLA जोकीहाट। और सिर्फ अमर बैसा के लोग मुझको MIM में लाने के लिए नहीं गए, जिसकी बिना पर मैंने आने की हिम्मत की है। और मैं आपको कह दूं कि मैंने सिर्फ आने की हिम्मत इस बुनियाद पर की है कि मैंने जब रोहटा बैसा अमर की सरजमीन का दौरा किया तो मैंने बिलक इंसानियत को बिलकते हुए देखा। मासूम बच्चों के चेहरे पर जो उदासी हमने देखी है, औरतों के चेहरे पर अपने सोहरों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की जो जुदाई देखी है, गुर्बत के खातिर दिल्ली और पंजाब में रहने वाली माओ और बानों की जो बेबसी देखी है, सैलाब के जमाने में जो तबाही देखी है, और यहाँ के MLA की जो नाकारापन खामोशी देखी है, यहाँ की नदियों के कटाव को हमने देखा है, बेबस और लाचार लोगों को सड़क पर हमने बसते हुए देखा और यहाँ के MLA को उनसे बेखबर पाया। तो मैंने ये कहा कि रोजा नमाज तो इबादत है ही, लेकिन मजलूमों को इंसाफ दिलाना और गमगीनों का आंसू पोंछना भी इबादत है। यकीनन मैं रोटा बैसा के लोगों की जाकर ये खिदमत करूंगा। नौजवानों समझ लेना, अख्तर ईमान यहाँ सरदारी के लिए नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह MLA में जो लोग जितना नहीं जानते थे, आज MIM का खादिम और बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब के पार्टी का बिहार की नुमाइंदा होने की वजह से यकीन जानो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपके MP और आपके MLA से कई गुना ज्यादा इस अजीज को दुनिया जानती है। इसके लिए मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूं। सियासत में कई वजह से लोग आते हैं, अगर दौलत है तो इज्जत की तलाश में आते हैं, इज्जत है तो दौलत की तलाश में आते हैं, दौलत है तो शोहरत की तलाश में आते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अख्तर ईमान इस काम के लिए नहीं आया, बल्कि मजलिस का कोई खादिम भी जो मजलिस का अपना परचम ले रहा है इस काम के लिए नहीं आया है। मजलिस का एक अदना सा कारकुन हो या नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सौदीन अवैसी हो, हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, शोहरत इज्जत और दौलत नहीं है। इसलिए ये अजीज आपके दरमियान में आया है तो खिदमत के लिए आया है। आज मेरी खुशियों की इंतहा नहीं है जब बिरादर शहनवाज को अपनी महफिल में देख रहा हूं। यकीन जानो लोगों,
इस इलाके में सीमांचल के लफ्ज की पैदाइश ही जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की जबान से होती है, और सीमांचल की बेबसी, लाचारी और महरूमों के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई का आगाज किया है तो उसका नाम जनाब तस्लीमुद्दीन है। और यही वजह है कि तस्लीमुद्दीन साहब जो मेरे मोहसिन सियासी उस्ताद रहे और बीच में वो अलग पार्टी में चले गए, मैं बीच में दूसरी पार्टी में चला गया, लेकिन 2015 में जब एमएलए का इलेक्शन लड़ने का हमने फैसला मजलिस से किया तो जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम जो उस वक्त हमारे बड़े मोहसिन उस्ताद रहे, उन्होंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी डिनर के मौके से जनाबे बैरिस्टर सदुद्दीन साहब से मुलाकात की और लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि उनकी मुलाकात इनसे कैसे हो रही है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, आपके अब्बाजान को भी हमने शेर की तरह पार्लियामेंट में दहाड़ते हुए देखा है, और शेर का बेटा तू शेर है, तेरी दहाड़ की भी सब मिल्लत को जरूरत है। हर चंद के मैं दूसरी पार्टी में आया हूं, अख्तर ईमान मेरा अजीज शागिर्द है, और सीमांचल के अंधेरे के खिलाफ जिस चिराग को मैंने रोशन करने की कोशिश की है, सीमांचल की बेबसी और लाचारी के खिलाफ हमने जिस लड़ाई का आगाज किया है, मेरे शागिर्दों में सफे अव्वली में अख्तर ईमान इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप उनका साथ देने के लिए आए हैं तो मैं दूसरी पार्टी में भी रहकर के अख्तर ईमान के साथ खड़ा हूं। यह काम मेरे उस्ताद ने किया। तालियां ऐसी बजेंगी मजलिस वालों की, तालियां ऐसी बजाओ कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का गाल लाल हो जाए। तालियां ऐसी बजाओ, तालियां ऐसी बजाओ कि नफरत की तीर और नफरत की सौदागिरी करने वाले लोग जो एनआरसी की हमायत की है उनका भी गाल सुर्ख हो जाए। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने जब मेरी हिमायत की तो बहुत सारे उनके थे शहदाई, कहा कि अख्तर ईमान और आप तो अलग अलग पार्टी में है, अख्तर ईमान का साथ आप क्यों दे रहे हैं। कहा सियासत में नस्लुर जो नजरिया होता है वही सबसे बड़ी सियासत होती है। विचारधारा की सियासत ही सब सियासत है। जिसमें सियासत को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, अब मैं ज़ईफ हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, हयात का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे पूरा यकीन ही नहीं, एतमाद है कि सीमांचल की बेबसी के खिलाफ जिस लड़ाई को मैंने छेड़ा है, अगर सीमांचल में कोई लेकर इसको आगे बढ़ सकता है तो वो दिल अख्तर ईमान के सीने में धड़क रहा है, इसलिए मैं अख्तर ईमान का साथ दे रहा हूं। और मरहूम की वही तड़पण है, शायद कब्रिस्तान में उनकी रूह आज भी सीमांचल की इस बेबसी पर तड़प रही है, और उसी तड़प का ये नतीजा है कि जनाबे भाई शहनवाज साहब को भी आज एमआईएम का परचम थामना पड़ा है। मैं एमआईएम का परचम थामने के नतीजे में जनाबे भाई शहनवाज साहब को मुबारकबाद ही नहीं देता हूं, बल्कि आपको यह भी यकीन दिला रहा हूं कि आपके अब्बा हुजूर ने सीमांचल की बेबसी के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज किया था, आपने जिस दिन सीमांचल की बेबसी के खिलाफ लड़ने के लिए एमआईएम का परचम थामा है, यकीनन है कि मरहूम के रूह को तस्कीन हुई होगी। और आज अल्लाह का शुक्र है, जो किसी जो खबरें आ रही है, तो जो किसी खबर आ रही है कि शहनवाज साहब कल तक राजद के एमएलए थे, इंशाअल्लाह अगले दिन में एमआईएम के एमएलए की हैसियत से जाकर असेंबली में अपने हाथ जीते कराएंगे। मेरे अजीजों, एक मुख्तसर सा वाकया था जो मैंने तस्करा किया। मैं इस वक्त सीमांचल के बेशतर जिलों को नहीं बल्कि बिहार के बेशतर जिलों का हमने दौरा किया है, और आप इससे बखूबी वाकिफ हो कि सीमांचल से ज्यादा बेबस इलाका कोई नहीं है। किशनगंज भी बहुत खुशहाल नहीं है, बादुआ नगरिया भी बहुत खुशहाल नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमांचल के इस पसमानदा इलाके में अमोर पैसा से ज्यादा बेबसी और लाचारी कहीं और नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? उसे तलाश करना होगा। इसका जिम्मेदार समाज के उन फितना फैलाने वाले लोग हैं जिन लोगों ने इस इलाके में सियासत के मामले में अहलियत को सामने नहीं रखा, बल्कि बिरादरीवाद का नारा दिया, और बिरादरीवाद का नारा देकर इस इलाके को तबाह बर्बाद किया। मैं अक्सर गांव और बस्तियों में जाता हूं और बस्ती के हवाले से कहता हूं कि नौजवानों, अगर दूसरे बस्ती से अगर तुम्हारे बस्ती के किसी आदमी का झगड़ा हो गया और जब पंचायती की नौबत आई तो सब कह लोगे मछट्टा वाला हम एक हो गए हैं, तो क्या नितंदर वालों को इंसाफ मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा।
बस्ती का साथ देने वाला इंसाफ का खून करता है और इंसाफ का साथ देने वाला पूरी इंसानियत की खिदमत करता है। जिसको मौलाना ने भी कहा कि असबियत, इस्लाम में असबियत हराम है, शराब ही हराम नहीं है। शराब जब आदमी पीता है तो माँ और बहन की तमीज भूल जाता है, और जब असबियत का आदमी शिकार होता है तो इंसाफ भूल जाता है। हमने इंसाफ को फरामोश कर दिया और एक ऐसे आदमी को हमने असेंबली में भेजा जो असेंबली में कभी आपकी आवाज नहीं बन सका। मैं गांव में जाता हूं, नौजवानों से पूछता हूं एमएलए क्यों चुनते हो? बच्चे कहते हैं कि हम तो डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये सवाल भी तुम्हारा, ये जवाब सही है, लेकिन सच्ची बात है एमएलए 3 काम की वजह से चुनते हो। पहला काम यह है कि ये मुल्क, ये रियासत किसी राजा का नहीं है। पहला काम एमएलए का है कि असेंबली में जाकर कानून साजी में अपना रोल अदा करे। राजनीति जो नीति निर्धारण हो राज्य को चलाने के लिए, उसमें भागीदार बने। क्या इन 30 सालों में कभी असेंबली में बोलते हुए इस मस्तान साहब को देखा आपने? बच्चे कहते हैं नहीं देखा। मैंने कहा दूसरा मामला एमएलए का जो है, अवाम के टैक्स के पैसे, जूते पे टैक्स, टोपी पे टैक्स, टीका पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इस टैक्स के पैसे से जो खजाना बनता है, उस खजाना से अपने इलाके की तामीर और तरक्की का काम कराना, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना, कटती हुई बस्तियों को बचाने का काम करना, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना। क्या इसके लिए कभी लड़ते हुए देखा? नौजवान कहते कभी हमने नहीं देखा। मैंने कहा कि फिर ये बताओ कि तीसरा काम एमएलए का ये है कि वो अपने ओहदे के एतबार से उसका जो प्रिविलेज होता है बिहार की चीफ सिक्योरिटी से ऊपर का होता है। वो जब आए तो आम लोगों की सुविधाओं के लिए जो सरकारी इदारों में काम होने हैं, ब्लॉक में बीडीओ के दफ्तर में जाकर